ठीक है, सही। चलो सही। एंड वाले जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग आगे आ सकते हैं। ब्लैक कैप में जो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है आप लोग आगे आ सकते हैं। यहाँ पे चेयर्स खाली हैं, आप आगे आ सकते हैं। ठीक है, ओके जी। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का एक ख़ास मकसद है। एंड अच्छा, प्लीज़ पिन ड्रॉप साइलेंस का मुजाहरा कर लें सब लोग, स्पेशली जो सेक्शन बी के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग आगे आ जाए चलें। एंड आई नो गर्मी बहुत है, मेरे अपने पसीने जो है वो निकल रहे हैं, लेकिन इस सेशन का एक बहुत ख़ास मकसद है, वो आपको पता चल जाएगा। और उम्मीद है कि आपको इससे जो है इस सेशन का एक बहुत ख़ास मकसद है, वो आपको पता चल जाएगा। और उम्मीद है कि आपको इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, सो इन दिस सेशन कुछ चीज़ें जो है, कुछ बातें आपसे मैं डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगी यूनिवर्सिटी में सर्वाइवल के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगी यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स लेने के हवाले से, यूनिवर्सिटी में अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। तो इसलिए ये सेशन जो है वो रखा गया और ये काफ़ी डिटेल में होगी। ठीक है, एक तो ओरिएंटेशन हुई थी ना आपकी नीचे अगस्त के महीने में आई थिंक, या जुलाई के महीने में, उसमें तो बड़ी ब्रीफ सी बातें हुई थी एलएमएस से रिलेटेड और सेमेस्टर सिस्टम से रिलेटेड। लेकिन आज जो है मैं ज़रा उन चीज़ों को भी टच करूँगा, लेकिन उससे हट के भी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट तो चीज़ या फर्स्ट बात या पहली बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री जो है वो क्या है। इसके बारे में जानने की कोशिश की है, बहुत कम, वेरी फ्यू। ओपन डे आपके लिए रखा गया था मार्च के महीने में, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स आए ओपन डे, उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। ओपन डे का मकसद ही यही है आपको बताने के लिए कि ये डिग्री होती क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, एंड इसमें आप क्या पढ़ोगे एंड सो ऑन। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोगों ने, मेरे बच्चों, आपने याद रखना है, इसमें आप वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, वो चीज़ें पढ़ोगे जिससे आप लोग एक सिस्टम, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन करने के काबिल हो जाओगे जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन करना है, आपने कोई मैकेनिकल सिस्टम या सिविल से रिलेटेड कोई सिस्टम या कोई कोई और सिस्टम नहीं डिज़ाइन करना, कोई बायोलॉजिकल सिस्टम डिज़ाइन नहीं करना, आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना है जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, नहीं करना, आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना है जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, बात की समझ। इसी तरह एक इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार में आप देख सकते हो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों का मिक्सचर है। बल्कि अब तो इलेक्ट्रिक कार में इलेक्ट्रिकल का काम ज़्यादा है और मैकेनिकल वाला काम कम है। मैकेनिकल के कॉन्सेप्ट्स कम है, इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रिक कार में। ठीक है, और इस तरह बेशुमार एग्जांपल्स जो है मैं आपको दे सकता हूँ। तो बस एक बात आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप क्या करोगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करोगे, ऐसी चीज़ें आप यूज़ करोगे, क्या क्या क्यों, एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, जिससे ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो। ठीक है, मोबाइल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, जिससे ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो। ठीक है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इलेक्ट्रिक कार, ये सारी मिसालें मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको आईटीसी की पहली लैब में। बात की समझ आ गई आपको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें हमारे डिपार्टमेंट में आप कह सकते हो हमारे डिपार्टमेंट में 3 बड़ी फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल की 3 बड़ी फील्ड्स हैं। नंबर 1 पावर इंजीनियरिंग, नंबर 2 कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, पहले किसी ज़माने में टेलीकॉम इंजीनियरिंग भी होती थी, लेकिन आजकल उसका स्कोप ख़त्म हो गया। और इसकी वाज़ेह मिसाल आप इस बात से आप इसकी वाज़ेह मिसाल देख सकते हैं, जैज़ और वारिद आपस में मर्ज हुए हैं। जैज़ और वारिद 2 मशहूर मोबाइल कंपनीज़ हैं, ये मर्ज हो गए। ठीक है, अब एक और नई मोबाइल कंपनी आ गई है, आई थिंक ऑनिक के नाम से, आई थिंक ONIC, ऑनिक के नाम से। तो आप देख सकते हैं टेलीकॉम का अभी इतना स्कोप नहीं है। मेरे ज़माने में टेलीकॉम का बहुत स्कोप था, बल्कि मेरे ज़माने में ख़त्म हो गया। ठीक है, सो आपने ये याद रखना है, अगर आपने नोट करना है नोट भी कर सकते हो। पावर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, से फॉर एग्जांपल आपने वापडा का नाम सुना होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का नाम सुना होगा, ट्रांसमिशन लाइन का नाम सुना होगा,
पावर लॉसेस का नाम सुना होगा, ठीक है। ये वापडा वाले जो काम है ना, ये एसडीओ वाले जो काम है, ये सारे इसमें आते हैं, पावर इंजीनियरिंग में आते हैं। बात की समझ आ गई आपको। फिर दूसरी जो फील्ड है वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें आप कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ोगे। स्पेशली अभी आप जो आईटीसी पढ़ रहे हो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे, कंप्यूटर बनाना सीखोगे, कंप्यूटर को डिज़ाइन करना सीखोगे। ये नहीं सीखोगे कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, माउस कैसे चलाते हैं, कीबोर्ड कैसे चलाते हैं, ये नहीं, ये तो बेसिक बातें हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर बनाते कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को काम में कैसे लेके आते हैं, फंक्शनल हालत में कैसे लेके आते हैं, ये आप सीखोगे। और ये बहुत, आई थिंक ह्यूमन, मेरे इन माई ओपिनियन, ह्यूमन या इंसान के बाद अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना दुनिया में, वो कंप्यूटर्स है। बेशुमार छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके अंदर, मेमोरी है, रैम है, कैशे है, L1 कैशे, L2 L3 कैशे, रीऑर्डर बफर है, ये सारे नाम जो मैं ले रहा हूँ ये आप पढ़ोगे 7th सेमेस्टर में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आती। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ोगे, डिज़ाइन करोगे एंड सो ऑन, ठीक है। थर्ड जो फील्ड मैंने आपको बताई है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड से फॉर एग्जांपल आपने कोई अलार्म सिस्टम बनाना है, आपने डिटेक्ट करना है कि अगर कोई बंदा गुजर रहा है, तो अगर एक चोर जो है घर में आया है, तो अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाए, अलार्म जो है वो ऑन होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए आप सर्किट बनाओगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो है वो लगाओगे, रजिस्टर लगाओगे, कैपेसिटर लगाओगे, एलईडी लगाओगे, बजर लगाओगे। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, ठीक है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो है वो लगाओगे, रजिस्टर लगाओगे, कैपेसिटर लगाओगे, एलईडी लगाओगे, बजर लगाओगे। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, ठीक है। आईओटी से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ोगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मशीन लर्निंग आप पढ़ोगे। सब कुछ आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में कवर करोगे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रहते हुए आप लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो, बल्कि पढ़ोगे, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल भी, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ सकते हो, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। सो यू हैव टू मैनी ऑप्शंस, जो कि आपके सीएस के स्टूडेंट्स के पास नहीं है। जो स्टूडेंट्स सीएस में गए हैं, जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में गए हैं, वो अब सारी ज़िंदगी सीएस में ही लिमिटेड होके रह जाएंगे। सीएस वाला जो स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रिकल वाला काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रिकल वाला काम नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिकल की जॉब नहीं कर सकता। इसकी मिसालें मौजूद हैं, ठीक है। आपसे जो पहले जो सीनियर्स पास आउट हो गए हैं, इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके चले गए हैं, अभी वो क्लास में बैठ के नोट्स बना ही रहे थे। फाइनल ईयर में क्लास में वो अभी बैठे हुए थे और नोट्स बना रहे थे कि इनको जॉब की ऑफ़र हो गई। ये मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, कि क्लास में बैठे बैठे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल के, उनको जॉब की ऑफ़र्स हो गई हैं। और उनके साथ के जो सिविल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या दूसरे डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अभी तक जॉबलेस हैं। ये बात की समझ आ गई आपको। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इलेक्ट्रिकल का स्कोप और इलेक्ट्रिकल का फ्यूचर जो है वो क्या है। और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं सेशन 2018 के, आप 2023 के हैं ना सारे, 2018 के जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, उनकी अक्सर जॉब्स कहाँ पे हुई हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज में। अब आप पूछ सकते हैं सर सॉफ्टवेयर हाउसेज में तो सीएस वाला आता है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल वालों को क्यों प्रेफर किया है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल वालों को क्यों प्रेफर किया है? उसकी बहुत सारी वजूहत है। नंबर 1, बाहर के लोगों को पता है, सॉफ्टवेयर हाउसेस को पता है, इंडस्ट्री वालों को पता है कि इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, और मैं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स से क्या मुराद ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल के यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, नॉट KS के कैंपस, नॉट नारोवाल कैंपस, नॉट फैसलाबाद कैंपस, नॉट सम अदर कैंपस, नॉट लम्स, ITU, नस्ट, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। बाहर वालों को पता है कि इलेक्ट्रिकल UET लाहौर मेन कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, टाइम को अच्छी तरह मैनेज करने वाले लोग हैं। और अगर अभी आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, हम पैदा करेंगे आपके अंदर, डिफरेंट असाइनमेंट्स दे के, डिफरेंट आपको डिफरेंट टेस्ट से, डिफरेंट एग्जाम से गुजार के ये क्वालिटीज़ हम आपके अंदर पैदा करेंगे। ना चाहते हुए भी ये क्वालिटीज़ आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। आप जितना मर्जी इससे दूर भागो, आप इसे जान नहीं छुड़ा सकते। बात की समझ आ गई आप लोगों? कॉल आ रही है, कैंसिल कर दो उसको, ठीक, कैंसिल कर दिया, ठीक, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को इस बात की। सो जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उन्होंने इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा प्रेफर किया है ड्यू टू दीज क्वालिटीज़।
मैं सबको यही कहता हूँ, आप लोग खुशकिस्मत हो कि आपका एडमिशन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ है। स्टेइंग बाय स्टेइंग इन दिस डिपार्टमेंट आप क्या कर सकते हो, आप एक तीर से चार शिकार कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से? नंबर वन कंप्यूटर साइंस, नंबर टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नंबर थ्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नंबर फोर इलेक्ट्रिकल तो है ही है। ठीक है, तो ये चार फील्ड्स में आप बाद में जा सकते हो। बीएससी करने के बाद इन चार में से किसी एक फील्ड में आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है इसकी दीवारें अच्छी नहीं हैं, दरवाजे इसके अच्छे नहीं हैं, पेंट जो है वो ख़राब हो चुका है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात की आपको गारंटी दे सकता हूँ, और वो ये है कि इसकी पढ़ाई अच्छी है। यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग होगी, ना सिर्फ पढ़ाई की ट्रेनिंग होगी, पढ़ाई तो करनी ही करनी है, दूसरी चीज़ों की भी ट्रेनिंग होगी आपकी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग होगी, आपके मैनेजमेंट के हवाले से ट्रेनिंग होगी, आपकी ग्रूमिंग होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो एक बात की मैं आपको गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। बात तो समझ आ गई आपको? नंबर वन, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये डिपार्टमेंट नंबर वन रहा है फॉर ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स। जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए इस दुनिया में, आप इस दुनिया में जब आए नहीं थे, तब फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये जो हमारा जो डिपार्टमेंट है नंबर वन रहा है। चूँकि ये नंबर वन रहा है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, इस इस अरसे में जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं वो आजकल टीचर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और वही आपको पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल टीचर्स लगे हुए हैं यहाँ पे और वही आपको पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मुझे निकाल के जितने भी टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो अपने अपने ज़माने के टॉपर्स रहे हैं। नॉट नॉट ओनली फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम होल पाकिस्तान, पाकिस्तान वाइड टॉपर्स हैं यहाँ पे। बात की समझ आ गई? लेकिन इस बात का ये भी मतलब ना निकालना कि सिर्फ टॉपर्स ही अच्छे टीचर्स हो सकते हैं या सिर्फ टॉपर्स ही आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त, आपको बहुत सारी ऐसी सहेलियाँ मिलेंगी जिनके बहुत एवरेज से नंबर होंगे, लेकिन वो आपको अच्छा समझा रहे होंगे। बल्कि अक्सर ये देखा गया कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो इतना अच्छा नहीं समझाते हैं जितना एक एवरेज स्टूडेंट दूसरे को समझाता है। ये अभी इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे। बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो इस करोगे। ठीक है, इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करोगे। बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस, तो बड़ी मशहूर मशहूर पर्सनैलिटीज़ हैं जो यहाँ से पास आउट होके गए। आपने डॉक्टर शाहिद बुखारी का नाम सुना होगा, आई थिंक वो आजकल यहाँ से पास आउट हुए हैं और आजकल यूएसए के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के एक यूएसए की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और ये प्रोफेसरशिप से पहले वो आईबीएम में काम करते थे। आईबीएम एक बहुत मशहूर कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी है यूएसए के अंदर। ठीक है, डॉक्टर शाहिद बुखारी हैं, डॉक्टर खालिद महमूदुल हसन हैं, डॉक्टर ताहिर इजहार हैं। डॉक्टर ताहिर इजहार की अपनी सोलर पैनल की कंपनी है यहाँ पे लाहौर में ही। ठीक है, और भी बहुत सारी आपके फिंगर टिप्स में आपको गिनवा सकता हूँ जो मशहूर पर्सनैलिटीज़ जो यहाँ से पास आउट होकर गए हैं। सो अगेन ये सारी बातें बताने का मकसद आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना, मेन मकसद यही है कि आप लोगों के अंदर थोड़ा सा एक स्पार्क पैदा करना है कि आप लोग जहाँ आए हो अच्छी जगह पे आए हो सकता है आप किसी सीनियर से मिले हों जिन्होंने आपको बहुत डीमोटिवेट किया हो कि नहीं नहीं ये डिपार्टमेंट बहुत मुश्किल है, यहाँ पे एफ़ ग्रेड आता है, यहाँ पे नंबर बहुत कम आते हैं, पढ़ाई यहाँ की बहुत टफ है। आप उनकी बातों को इस कान से सुनो और इस कान से बाहर निकाल दो। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके अपने पढ़ाई के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, जिनके अपने जो है ना एफ़ ग्रेड्स आए हुए हैं सब्जेक्ट्स में। तो चूंकि उनके अपने एफ़ ग्रेड्स आए हुए हैं, उनका नुकसान तो हुआ ही हुआ है, तो अब वो दूसरों का नुकसान करने पे निकले हुए हैं, वो आपकी टांगें खींच रहे हैं। तो डोंट पे एनी अटेंशन टुवर्ड्स सच स्टूडेंट्स। ठीक है, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लो कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ की पढ़ाई कैसी है। खुद आप इसका तजर्बा इसको फील करके देख लो। ठीक है जी, समझ आ गई ना आपको इस बात की? सो इस बात को जो है आप जहन में रख लो। सो स्कोप के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, फ्यूचर के बारे में भी आपको बता दिया है। अपनी सीट की कदर करो। बेशुमार स्टूडेंट्स जो हैं अभी तक लाइन में लगे हुए हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ, किसी भी डिपार्टमेंट में उनका एडमिशन नहीं हुआ। दे आर वेटिंग टू कैप्चर योर सीट। जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल का सीट छोड़ोगे वो आपकी जगह पे आ जाएंगे।
लेकिन ज़्यादा नुकसान आपका है। आपने अपना नुकसान ज़्यादा इस तरीके से किया है कि आपने वो जो 4 फील्ड वाला जो ऑप्शन है उसको लात मार के आप कहीं और जा रहे हो। ठीक है, आप दूसरे डिपार्टमेंट आप देखोगे, आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ कोई ख़ास पढ़ाई है ही नहीं। वहाँ ना कोई पढ़ाई का प्रेशर है, ना कोई असाइनमेंट का प्रेशर है, ना कोई वाइवा का प्रेशर है। वहाँ पे बड़ा, जिसको कहता है चिल माहौल है। वहाँ पे ये सीन है। यहाँ पे ज़रा टफ है, स्टडी है, स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा एंड सो ऑन। अभी मैं बताऊंगा कि अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी है क्या लगानी है। ठीक है जी, समझ आ गई ना बात की। तो दिस इज़ द स्कोप एंड फ्यूचर। आप लोग इन 4 फील्ड्स में फ्यूचर में कहीं भी जा सकते हो, पढ़ सकते हो, जॉब कर सकते हो। फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, बाहर जा सकते हो। हमारे अभी एक स्टूडेंट है, इमरान नाम है उसका। अब वो यूएस से गया हुआ है कंप्यूटर की फील्ड में पीएचडी करने के लिए। और भी इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गए हुए हैं पढ़ने के लिए। अब ये बहाना है, पढ़ाई का बहाना करके बाहर गए हैं। अब ये देखना, ये जो गए यूएस से और ये इधर उधर जो गए हैं, आपका क्या है, वापस आएंगे? ये नहीं, वापस नहीं आएंगे। अब वो उधर ही सेटल डाउन हो जाएंगे, अपनी लाइफ उधर बनाएंगे, जॉब उधर ही करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपना उधर ही जो है ना कंटिन्यू करेंगे, और सब कुछ अपना उधर, अपना एक नया जर्नी जो है वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी इस पाथ को फॉलो कर सकते हो अगर आपने बाहर जाना हो। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंडसेट आप लोगों ने चेंज करना है। आप जो माइंडसेट लेकर आए हो मैट्रिक वाला, एफएससी वाला, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ज़्यादातर आप लोग क्या करते थे, मैट्रिक एफएससी में रट्टा लगाते थे। ठीक है, अकेडमीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचर्स यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आता था, आपको कहता था कि भाई आपने पेज नंबर 79 से लेके पेज नंबर 80 तक ये 2-3 लाइनें जो है इसको अंडरलाइन कर लो, ये टेस्ट में आएगा, इसकी अच्छी तरह तैयारी करो, मैं टेस्ट में ये पूछूंगा। आप रट्टा रूटा लगा के आ जाते थे, नंबर लेके आप यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। ये काम यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे सारा काम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। रटे वाला काम है लेकिन कम है, कॉन्सेप्ट वाला काम, समझने वाला काम जो है वो ज़्यादा है। सो माइंड सेट चेंज करो, उस एफएससी और मैट्रिक वाले माइंड सेट से बाहर निकल आओ, और अपने कोर्सेज़ को, अपनी बुक्स को, अपने आर्टिकल्स को, अपने टॉपिक्स को हर एंगल से क्रिटिकली निकल आओ, और अपने कोर्सेज़ को, अपनी बुक्स को, अपने आर्टिकल्स को, अपने टॉपिक्स को हर एंगल से क्रिटिकली देखना शुरू कर दो। क्रिटिकल थिंकिंग का पता है आप लोगों को? जिन्होंने ए लेवल, ओ लेवल किया उनको पता है ए लेवल जो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग? किसी बात को क्रिटिकल थिंक करने का क्या मतलब है कि उस बात को डेप्थ में जाके सोचना, उस बात को डेप्थ में जाके एनालाइज करना। ठीक है, तो डेप्थ में जाना, उसको अच्छे तरीके से हर एंगल से उसको देखना, ये आपने करना है, ये आपने अपने अंदर डेवलप करना है। ठीक है, अगर नहीं है डेवलप करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी है, स्पेशली आईटीसी की लैब जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप करेंगे। से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लैब 2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी किया होगा। लैब 2 क्वेश्चन पार्ट बी में क्रिटिकल थिंकिंग है, अपने कोड को आपने किस मौजूद है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल जो सेक्शन ए की लैब हुई है उसमें किसी ने इस पार्ट को टच नहीं किया। उन्होंने कहा हम घर जाके कर लेंगे। पता नहीं घर जाके उन्होंने किया भी है कि नहीं, या शायद घर जाके उन्होंने इंडिया और श्रीलंका का मैच देखा होगा, दुआएं कर रहे होंगे कि इंडिया जीत जाए ताकि पाकिस्तान जो है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाए। ठीक है, समझ आ गई ना बात की। सो माइंडसेट चेंज करने की क्रिटिकल थिंकिंग की क्या मिसाल क्या है? तीन असूल आपने जहन में रखने हैं, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, किसी बात को पहले समझने की कोशिश करो, फिर उसको लर्न करो, और फिर उस बात को जिसको आपने लर्न किया है, जिसको आपने समझा है, उसको क्रिटिकली थिंक करो। फॉर एग्जाम्पल 1+2 है। ठीक है, 1+2 है, ये मैं आपके सामने आके रख देता हूँ। पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये है क्या। अच्छा, ये सर ने 1 लिखा हुआ है, अच्छा सर ने फिर प्लस का निशान लगाया हुआ है, अच्छा सर ने 2। पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये है क्या। अच्छा, ये सर ने 1 लिखा हुआ है, अच्छा सर ने फिर प्लस का निशान लगाया हुआ है, अच्छा सर ने 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझने का मतलब क्या है? आप देखोगे कि सर ने 2 नंबर दिए हैं और दोनों को प्लस करने के लिए कहा है। ये अंडरस्टैंड वाला का पार्ट हो गया। ठीक है, लर्न वाला पार्ट क्या है? लर्न वाला पार्ट ये है कि आपने 2 नंबर्स को सम किया, यानी आपने 2 नंबर्स को सम करने
वाला जो प्रोसेस है, दो नंबर्स को सम करने वाला अमल है, वो लर्न किया। अब मैं कोई भी नंबर दे दूँ, कोई भी दो नंबर दे दूँ, आप उसको ईजिली ऐड कर सकोगे, क्योंकि आपने लर्न कर लिया ना कि मैंने ऐड कैसे करना है, आपने लर्न कर लिया। सो नाउ यू विल बी एबल टू लर्न, यू विल बी एबल टू ऐड एनी टू नंबर्स। ये बात की समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग। इसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो? आप अपने आप से पूछो, अच्छा अगर प्लस की जगह पे माइनस आ जाए फिर क्या, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड आ जाए फिर क्या होगा? ये क्रिटिकल थिंकिंग है। आप अपने आप से सवाल कर रहे हो कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या होगा, प्लस को माइनस कर दूं तो क्या होगा, 1 की जगह पे डेसिमल नंबर लिख दूं तो क्या होगा, 2 की जगह पे कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दूं तो क्या होगा, या चलो 1 की जगह पे इन्फिनिटी लिख दूं तो क्या होगा? ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। और मैं चाहता हूं कि आप सबके अंदर ये चीज़ आ जाए। आप खुद से डेवलप भी करो और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाए। ठीक है जी, बात की समझ आ गई आपको? सीधे ये 3 असूल अगर आप फॉलो करोगे, मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है बन सकोगे, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर जो है वो आप बन सकते हो। और इंजीनियर से बढ़ के साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। जिन लोगों ने रिसर्चर बनना है फ्यूचर में जाके, ये 3 असूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जिन्होंने सिर्फ नौकरी मजदूरी, ये 3 असूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और जिन्होंने सिर्फ नौकरी मजदूरी करनी है तो बस ठीक है, आप गुजारा कर लो। आपने पाकिस्तान, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में कोई डिज़ाइन का काम होता है? कोई डिज़ाइन का काम नहीं होता यहाँ पे। अगर आप एसडीओ लगते हो या किसी इंडस्ट्री में लगते हो, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ बटन को ऑन ऑफ करना है, स्विच को ऊपर नीचे करना है, या मेंटेनेंस का काम करना है। वो तो एक मैट्रिक वाला बंदा भी कर सकता है। फिर आप में और एक मैट्रिक वाले बंदे में, या आप में और एक टेक्नीशियन में क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ठीक है। सो अपने माइंड सेट को चेंज करो ताकि आप में और इलेक्ट्रिशियन में फ़र्क नज़र आ जाए। वरना इलेक्ट्रिशियन जो है ना, उसके पास ज़्यादा इल्म है इलेक्ट्रिकल का आपकी निस्बत। ये बात याद रख लो। 4 साल आप गुजार लोगे लेकिन एक बल्ब लगाना नहीं आएगा। 4 साल आप गुजार लोगे, डिग्री भी ले लोगे, लेकिन एक पंखा जो है वो इंस्टॉल करना नहीं आएगा आपको। ये हमारे इंजीनियर्स के हालात हैं। एक स्विच ठीक करना नहीं आएगा। एक स्विच बोर्ड अगर ख़राब हो जाए, कहते हैं हम क्यों हाथ लगाएं, हम इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हैं। एटीट्यूड आप चेक करें, एटीट्यूड, रवैया। सो चेंज योर एटीट्यूड एज वेल। हर किसी को हकीर ना समझो। बी हम्बल, डाउन टू अर्थ। हर किसी को हकीर ना समझो। अब ये ना तो मेरा तो इलेक्ट्रिकल में दाखिला हो गया, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। अपने पाँव जो है ज़मीन पे रखो। ठीक है। अगर एक रेडी वाला जो है वो रेडी लगा के फ्रूट्स बेच रहा है, आप उससे बड़े नहीं हो, आप और वो बराबर हैं। एक मिस्त्री जो है वो दीवार जो है उसमें सीमेंट लगा रहा है, प्लस्तर कर रहा है, जिसको कहते हैं प्लस्तर कर रहा है। आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं, आप दोनों बराबर हो। मेरी नज़रों में कम से कम आप दोनों बराबर हो। आप इतने अगर इलेक्ट्रिकल में दाखिला लेने के बाद अगर आप इतने वो अपने आप को क्वालिफाइड समझते हो, तो ज़रा वॉशरूम में जाके प्लम्बिंग का काम शुरू कर दो। प्लम्बिंग टाइल लगा के मुझे दिखाओ। अगर आप इतने वो अपने आप को क्वालिफाइड समझते हो, तो ज़रा वॉशरूम में जाके प्लम्बिंग का काम शुरू कर दो। प्लम्बिंग टाइल लगा के मुझे दिखाओ। बेसन के नीचे जो पाइप है उसको चेंज करके दिखाओ। नहीं कर सकते आप लोग, प्लम्बर कर सकता है ये काम। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई है कि हम प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, इस तरह जो छोटे छोटे पेशे के जो लोग हैं, इनको बड़ी हकारत की नज़रों से देखते हैं। इट शुड नॉट हैपन। अपने एटीट्यूड को चेंज करो, अपने रवैये को चेंज करो अगर आपने कामयाब हो। आपके साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा, एफएसए नहीं की होगी। उनको हकारत की नज़रों से ना देखो। ये ना कहो कि आपने तो डिप्लोमा किया हुआ, आपको तो केमिस्ट्री आती नहीं है, आपको तो बायो भी नहीं आती, आपको तो फिज़िक्स भी नहीं आती, आप हमारे लेवल के लोग नहीं हैं। ठीक है। आप ये ना कहो। अब आवाज़ आ रही? और पहले जो मैं बताता रहा हूँ, नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो मैंने लगाया हुआ है ना, आप ये ना समझना कि इसमें मैं कोई गाने सुन रहा हूँ। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स हैं, कल मैंने लगाया हुआ था इसको मैंने लगाया हुआ था। वो क्यों? ताकि लेक्चर सारा जो है रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? सो माइंड सेट चेंज करो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके सीनियर्स को भी समझा के थक गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं। आपको भी यही समझा रहा हूँ, माइंड सेट चेंज करो। अपने आप जो थिंकिंग है ना उसको चेंज करो, ज़रूर चेंज करो।
यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अभी मैं जियोलॉजी में स्टूडेंट्स को पढ़ा के आ रहा हूँ, उनको मैंने यही बताया, ट्रांसपोर्ट में, हाँ जियोलॉजी में, उनको मैंने यही बताया कि जब एग्ज़ाम होगा तो आपने ये नहीं करना कि आपने फुट्टा लेना है या रूलर लेना है और लाइनें लगानी शुरू कर देनी है, फिर मार्कर से पूरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर देना है। ये हमने ये चीज़ें नहीं देखनी यहाँ पे। हमने बस आपका जवाब देखना है। वो जवाब एक लाइन का भी हो सकता है, दैट आंसर कुड बी अ वन लाइनर। वो जवाब जो है वो एक पूरा पेज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पेज भरने के नंबर नहीं है, ये याद रख लो। सफ़े भरने के नंबर नहीं है, लाइनें लगाने के नंबर नहीं है, मार्कर से क्वेश्चन नंबर लिखने के नंबर नहीं है। टू द पॉइंट जवाब देना है आपने, टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द पॉइंट तैयारी करनी है, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी इस पर मैं आऊँगा, स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेने के लिए, ग्रेड्स लेने के लिए। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हायर एजुकेशन का मकसद क्या है? आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? ज़रा इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाते हैं। हाँ जी, कोई एक बंदा, आप बताओ, आपने इलेक्ट्रिकल में दाखिला क्यों लिया? आप यूनिवर्सिटी में क्यों आए हो जिसके ऊपर द बॉयज़ लिखा हुआ है? पता है आप बॉय हैं, लेकिन फिर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, डीएचए में प्लॉट मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही होगा। और बेटर फ्यूचर का यही मतलब है सबका। ज़्यादातर 90% लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं बेटर फ्यूचर के लिए बैठे हुए हैं, और उनसे पूछो बेटर फ्यूचर का मतलब क्या है, तो वो वही मतलब है जो अभी मैंने आपको बताया, जबकि ये गलत है। दिस शुड नॉट बी योर गोल। यूनिवर्सिटी में आने का मेन मकसद वो देखो, वो लिखा हुआ है, जो सेकंड लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो ज़रा। ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, दिस इज द मेन गोल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को बुलाने का मकसद, यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों के पेरेंट्स ने जो आपका एडमिशन करवाया है, मकसद यही है कि आपका माइंड जो है वो थिंक करना शुरू कर दे, ताकि आप नई टेक्नोलॉजी बना सको। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में एक बहुत बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के दो प्रोफेसर, ताकि आप नई टेक्नोलॉजी बना सको। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में एक बहुत बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के दो प्रोफेसर्स ने इसी उसूल को फॉलो करते हुए इंटरनेट टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसको आज आप बड़े आराम से बेड के ऊपर लेट के, एसी चला के, 15 डिग्री सेंटीग्रेड करके, कारपेटेड माहौल में बैठ के चैट कर रहे होते हो डिफरेंट लोगों के साथ। ठीक है, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, स्नैपचैट यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, स्पॉटिफाई यूज़ कर रहे हो, ट्विटर यूज़ कर रहे हो, जिसका नाम आजकल एक्स रखा हुआ है इलॉन मस्क ने। वो भी बस एक अजीब ही किस्सा है। बहरहाल, सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इस उसूल को यूज़ करते हुए इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है बनाई गई है। और अब वो जो दो प्रोफेसर हैं आजकल वो क्या कर रहे हैं? अय्याशी कर रहे हैं। बड़े बड़े उनको बंगले मिले हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली हुई हैं, और पैसे जो हैं खुद ब खुद उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते जा रहे हो। आप जितना आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो ना, जितना आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो ना, आपके सारे के सारे पैसे, मोस्ट ऑफ द इनकम जनरेटेड फ्रॉम दिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वो कहाँ जा रही? वो उन दो प्रोफेसर्स के अकाउंट में जा रहे हैं। वो आराम से बैठ के आपके पैसे जो हैं खा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी बनाने में आई थिंक उनको कोई 5 साल लगे होंगे या 7 साल लगे होंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जो यूट्यूब, जिसने पहली दफ़ा यूट्यूब जो बनाया और यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड किया, आपको पता है कौन है वो? जावेद करीम, हाँ, बांग्लादेशी। ठीक है, जब गूगल ने यूट्यूब बाय किया, वो जो जावेद करीम जो बंदा है जिसने पहला अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड किया, वो बिलियनियर हो गया और आजकल वो याशी कर रहा है। सिमिलरली जिसने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप शुरू में बिल्कुल यानी अकेला था, उसको किसी ने बाई नहीं किया हुआ था, लेकिन जैसे ही फेसबुक ने उसको ख़रीदा, बिलियनियर ट्रिलियनियर हो गया। ठीक है, तो ये पैसों के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ आपका फ़ायदा क्या हो सकता है। बस शुरू में अगर थिंकिंग वाला काम रखोगे तो बाद में आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, एक फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, यू कैन बिकम अ बिलियनियर, यू कैन बिकम अ मिलीनियर। लेकिन एक बात याद रख लो, हमसे ज़्यादा पैसे जो है ना वो शालमी में बैठा एक दुकानदार जो है कमा रहा है। ये याद रख लो, शालमी में बैठा जो वेल इस्टेब्लिश्ड शॉपकीपर है ना, वो हर महीने नया से नया मोबाइल, नई से नई गाड़ी, नया से नया प्लॉट, नया से नया घर ले रहा है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते।
ठीक है, उनका मकसद कुछ और है, हमारा मकसद कुछ और है। वी वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी टेक्नोलॉजी वाइज। वो भी ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, चीज़ें बेच के, मार्केटिंग करके, ये वो। लेकिन हमारा मकसद थोड़ा सा डिफरेंट है। हम टेक्नोलॉजी यूज़ करके ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। वो ज़रा दूसरी चीज़, जिस नीयत से आप यूनिवर्सिटी आते हो ना, उस नीयत को चेंज करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम अटेंडेंस के लिए आते हैं क्लास में। ये कैसी नहीं, ये क्या इरादा है जो आप लेकर आते हो क्लास में बैठने के लिए या लैब में बैठने के लिए? चेंज करो यार, ये बच्चों वाले काम छोड़ दो। अटेंडेंस के लिए आप लोग आते हो लैब में, और फर्ज करो अटेंडेंस ना हो, फिर क्या करोगे? घर में बैठे रहोगे, माँ बाप के पैसे ज़ाया करोगे। क्या ख्याल है, बताओ जरा। इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ। मैं मानता हूँ गर्मी बहुत है, इंटरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सबसे बड़ा रूम ही हमारे पास ये अवेलेबल है। ठीक है, मैं भी ये देखें गर्मी में खड़ा हूँ, और 9 बजे से मेरी क्लास, 9 बजे 9 से लेके 12 बजे तक मेरी क्लास थी। मुसलसल 3 घंटे खड़े होकर मैंने क्लास ली, फिर अब आपके सामने खड़े होकर ये लेक्चर दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की खातिर, ताकि आप लोगों का फ्यूचर अच्छा बने। आप लोग अच्छे तरीके से 9 बजे 9 से लेके 12 बजे तक मेरी क्लास थी। मुसलसल 3 घंटे खड़े होकर मैंने क्लास ली, फिर अब आपके सामने खड़े होकर ये लेक्चर दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों की खातिर, ताकि आप लोगों का फ्यूचर अच्छा बने। आप लोग अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी में सर्वाइव कर सको। ठीक है, तो अभी मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, तो आप क्या ख्याल है, क्यों, क्या, किस मकसद के लिए आप आए हो यहाँ पे? अटेंडेंस के लिए आए हो? बहुत सारे लोग अटेंडेंस के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ख़ास उनका होता है, उसका दीदार करने के लिए आते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, ये आप इशारा मेरे समझ गए होंगे। ठीक है, अक्सर लोग यही करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो हमारा कौमी काम है। ठीक है, बात की समझ आ गई है। सो मेन मकसद आप लोगों का क्या होना चाहिए आज के बाद? आज के बाद आप लोगों का मेन मकसद ये होना चाहिए कि वी वांट टू चेंज आवर सेल्व्स। हमने अपनी थिंकिंग, चलो भारत पे उतर आते हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसी होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और एंड रिजल्ट क्या होता है? मर्डर, कत्ल व गारत। और उससे भी, और फिर और बाद में क्या होता है? वो जेल में चले जाते हैं, फांसी हो जाती है, फिर ऊपर चले जाते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा ना हुआ। ऐसा अच्छा, वो काम क्यों किया उन्होंने? कत्ल वाला काम क्यों किया? छोटी बात पे कत्ल वाला काम क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर शऊर पैदा नहीं हुआ। उनके अंदर शऊर पैदा नहीं हुआ। शऊर समझते हो ना आप लोग? ये शऊर जो है, ये पैदा करना मेन मकसद है यूनिवर्सिटी में। बात की समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। माइंडसेट से रिलेटेड देखो कितनी बातें जो है निकल आई। चेंज योर माइंडसेट। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मैट्रिक और जो हमारा स्कूल सिस्टम है और जो कॉलेज सिस्टम है, वेरी सॉरी टू से, जो हमारा स्कूल सिस्टम है और जो कॉलेज सिस्टम है, वेरी सॉरी टू से, अभी मैं बच्चों से पूछ के आया हूँ इन्फिनिटी का मतलब क्या है, सब ने गलत जवाब दिया। जियोलॉजी डिपार्टमेंट में इन्फिनिटी का मतलब पूछ के आया हूँ। मेरी 2 कज़न्स हैं, मैट्रिक में उन्होंने बायो पढ़ी थी, अब तो आई थिंक उन्होंने MD कैट दे दिया हुआ है। तो वो बैठ के पढ़ रही थी, रट्टा लगा रही थी, कानों में उंगलियां दे के और ऐसे ऐसे हिल जुल के, तो वो रट्टा लगा रही थी किसी टॉपिक को। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप जिस चीज़ को रट्टा लगा रहे हो, ये जिस टॉपिक को आप रट्टा लगा रहे हो, मुझे ज़रा इसका उर्दू में मतलब बताओ क्या है। और वो उर्दू में मतलब नहीं बता सके। सो इसमें आपका कसूर कम है, और आप जिन टीचर से पढ़ के आए हैं उनका कसूर ज़्यादा है। उन्होंने आपको सोचना नहीं सिखाया। मेरी बात की समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, आप सबको सेक्शन A और B सबको मैंने एक टास्क दिया है। पहला टास्क क्या दिया है कि घर जाके मेरी वेबसाइट पे जो पहली नाम से, वो पढ़ के ज़रूर आना। मजाल है कोई पढ़ के आया हो कल, मजाल है कोई पढ़ के आया हो। लैब रूल्स के अंदर मैंने लिखा है कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन टू व्यू द लैब मैनुअल। लेकिन सब लोग व्यू कर रहे थे उसके अंदर, मैंने नंबर काट लिए। ठीक है, मैंने नंबर काट लिए। उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ब्रिंग लैब स्लाइड्स एवरी वीक। लैब जो स्लाइड्स जो मैं पढ़ाता हूँ लेक्चर के दौरान, वो हर हफ्ते लेके आओ। वो आपकी मर्जी है, लेके आओ या ना लेके आओ, आपकी मर्जी है। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स लेकर आए थे कल स्लाइड्स। 2 रीजंस हो सकते हैं, या तो उनको पता नहीं था या उनका दिल नहीं करा पढ़ने को। ठीक है, आप देख रहे हैं।
तो लैब रूल्स, ये मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, लैब रूल्स का जो डॉक्यूमेंट है आप पूरी तरह आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, सिवाय 3 4 5 6 स्टूडेंट्स के बस। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो लैब रूल्स, ये मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, लैब रूल्स का जो डॉक्यूमेंट है आप पूरी तरह आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, सिवाय 3 4 5 6 स्टूडेंट्स के बस। वो मौज़म, मौज़म किधर है? सायरा, ये रिमोट। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को इस बात की। तो अगेन आई नीड पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, ज़रा मैं बात कर रहा हूँ, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, सो चेंज योर माइंडसेट। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना माइंडसेट चेंज करोगे और जिस तरीक़ेकार को आप इस्तेमाल करके लैब का काम कर रहे हो उसको चेंज करोगे आप। ठीक है, समझ आ गई बात की। आईटीसी लैब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आईटीसी लैब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे डायरेक्ट डीएम करने से पहले जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें अपना क्वेश्चन पूछो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि थिंग्स टू डू एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर। जैसे कोई भी सेमेस्टर हो, चाहे वो पहला सेमेस्टर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, 8वां हो, आपको पता होना कितने सेमेस्टर्स हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कितने हैं? 8 सेमेस्टर्स हैं। हर हर साल 2 सेमेस्टर्स, यानी टोटल कितने साल? 4 साल। ठीक है, सो हर सेमेस्टर के स्टार्ट में आपने 2 3 बड़े बड़े काम करने हैं। नंबर 1, सीनियर्स के पास जाओ। ठीक है, वो सीनियर्स कुछ बैठे हुए हैं वहाँ पे, और वो मौज़म वो कुछ पीछे भी बैठे हुए हैं, मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपको। ठीक है, सीनियर्स के पास जाओ और उनसे सारा मटेरियल ले लो, बुक्स ले लो, स्लाइड्स ले लो, पास्ट पेपर्स ले लो। ठीक है, और उनसे पूछो कि ये जो इस सब्जेक्ट का जो टीचर है वो कैसा है, सख्त तो नहीं है, लीनियंट तो नहीं है, कैसा पढ़ाता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसका सोचने डिस्कस करो, ताकि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाओ आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले क्विज़ेस के लिए। ठीक है, बात की समझ आ गई। बाय द वे, क्विज़, मैंने क्विज़ का लफ्ज़ यूज़ किया। क्विज़ का मतलब क्या है? छोटा टेस्ट। एफएससी मैट्रिक में आप टेस्ट को टेस्ट कहते हो, यहाँ पे टेस्ट को टेस्ट नहीं कहते बल्कि टेस्ट को क्विज़ कहते हैं। एग्ज़ाम को मिड टर्म एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को फाइनल टर्म एग्ज़ाम कहते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो पहला काम आपने क्या करना है, सीनियर से ज़रूर मिलना है, सीनियर से लैक्स लैक रखो, अच्छे सीनियर्स के साथ। ये नहीं कि अब हर सीनियर के साथ जो है वो आप लैक्स लैक रखना शुरू कर रहे हो। आपको हर तरह के सीनियर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, टॉपर्स मिलेंगे, एवरेज किस्म के मिलेंगे, वीक सीनियर्स मिलेंगे। आप अच्छे वाले सीनियर्स के पास, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, जो बोलने में अच्छे हैं, जिनका रवैया अच्छा है, ठीक है, आप उनके साथ लैक्स लैक रखो और उनसे सारे मटेरियल्स जो है ले लो, उनसे टीचर्स एंड सो ऑन। बात की समझ आ गई। सो ये मेन काम आपने हर सेमेस्टर में ज़रूर करना है। सेकंड काम आपने क्या करना है, जब पहली क्लास होती है ना किसी सब्जेक्ट की, आपने टीचर से पूछना है आपने टेस्ट कितने लेने हैं। 1 टेस्ट लेना है, 2 टेस्ट लेने हैं, 3 क्विजेस लेने हैं, कितनी असाइनमेंट्स लेनी है, कब लेनी है, ये सारी बातें पूछो ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि ये काम होने वाला है। हो सकता है जिस दिन क्विज़ जो है वो क्विज़ की डेट रखी गई हो उस दिन आपने किसी शादी पे जाना हो, जिस दिन असाइनमेंट की डेट रखी गई है उस दिन अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या आपने किसी इवेंट पे जाना होगा, किसी फैमिली फंक्शन में जाना होगा, किसी की बर्थडे आई होगी, आपने उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जाना होगा। तो आप अपने जो 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 स्केजुअल है वो आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, कीपिंग द आई होगी, आपने उसको सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जाना होगा। तो आप अपने जो 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 स्केजुअल है वो आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, कीपिंग द स्केजुअल ऑफ द टीचर इन माइंड। ठीक है, जो टीचर का अपना स्केजुअल है कि मैंने असाइनमेंट इस डेट को लेनी है, ये इस डेट को लेनी है एंड सो ऑन, उसको आप पता पहले से करके रख लो। एंड बाय द वे मेरी जो स्केजुअल है वो भी अपलोड हो चुका है, आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो। लैब एग्ज़ाम 1 कब होगा, लैब एग्ज़ाम 2 कब होगा, लैब एग्ज़ाम 3 कब होगा, वो सारी डेट्स मैं पहले से अनाउंस कर चुका हूँ। ठीक है, ताकि अगर आपने कोई अपना काम आगे पीछे करना हो आप आगे पीछे ईजिली कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, सो ये काम आपने ज़रूर करना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कान जो है लाल हो चुके हैं। आई नो इट्स वेरी टफ सिटिंग ओवर हेयर, लेकिन थोड़ा सा पे अटेंशन, आपका फ़ायदा होगा।
ठीक है। सो दूसरा काम मेन आपने क्या करना है, शर्म महसूस ना करो, डोंट फील एम्बेरस्ड, टीचर से ज़रूर वन टू वन फेस टू फेस बात करो, अपने प्रॉब्लम्स जो है शेयर करो, अपने जो जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं डिस्कस करो, ठीक है। और ये बातें ज़रूर पूछो कि सर आपने कितने टेस्ट लेने हैं और कब लेने हैं, ठीक है। और अगर वो ना बताए, आपने फोर्स करना है कि नहीं सर आप हमें स्केड्यूल दे दें, ये रूल है, दिस इज़ द रूल। रूल यूनिवर्सिटी का ये है कि हर टीचर ने अपना स्केड्यूल बताना है कि मैंने क्विज़ कब लेना है, मैंने असाइनमेंट कब लेनी है, मैंने वाइवा कब लेना है, ये सारी बातें जो है वो बतानी है। बात की समझ आ गई आपको? सो ये है ये वाला पॉइंट। अब चलते हैं सेमेस्टर सिस्टम की तरफ, ठीक है। अब बोर्ड आप लोगों ने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए हैं। क्या होता था उसमें, आपने मार्च अप्रैल में सिलेबस ख़त्म कर देते थे, और या चलो अगस्त में या सितंबर में सिलेबस ख़त्म कर देते थे, और अगले साल मार्च में या अप्रैल में सिलेबस ख़त्म कर देते थे, और अगले साल मार्च में या अप्रैल में एग्ज़ाम जो है वो हो जाता था। यानी आपको तकरीबन 1 साल का गैप मिल जाता था एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सेमेस्टर सिस्टम है वो थ्री मंथ्स का होता है, 3 महीने का सेमेस्टर सिस्टम। यानी टोटल आप समझ लो कोई तकरीबन 14 या 15 वीक्स का सेमेस्टर होता है, ठीक है। 4 हफ्तों के बाद क्विज़ 1 होता है नॉर्मली, 8 हफ्तों के बाद मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, 12 हफ्तों के बाद क्विज़ 2 होता है, और 16 वीक्स के बाद या 14 वीक्स के बाद फाइनल टर्म एग्ज़ाम होता है। तो अभी आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होगा। ये बात की समझ आ गई। और फाइनल एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्दियों की छुट्टियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ आपको मिल जाएंगी, जून में आपका सेमेस्टर ख़त्म होगा, जुलाई अगस्त 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियाँ आपको मिल जाएंगी रेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। बात की रोज़ का काम रोज़ करो। अगर आप ये कहोगे ना कि मैं मिड टर्म से एक रात पहले, एग्ज़ाम से एक रात पहले, क्विज से एक रात पहले तैयारी शुरू कर दूंगा, पास तो हो जाओगे, गुजारा कर लोगे, लेकिन शायद अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकोगे। ये बात की समझ आ गई आपको? तो अगर आपने अच्छा इंजीनियर बनना है, रोज़ का काम रोज़ करो, डेली करो, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा। डेली का मतलब ये नहीं कि अब हफ्ते में हर रोज़ और इसी तरह पूरे दिन में 24 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, ये भी नुकसानदेह। अभी आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर हमारे सेमेस्टर सिस्टम में हर सब्जेक्ट जो है उसके टोटल मार्क्स 100 है, चाहे वो लैब हो चाहे वो थ्योरी हो, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल 100 में से आपने 90 नंबर ले लिए हैं, तो वो जो 90 मार्क्स हैं वो कन्वर्ट होगा ग्रेड में, और वो ग्रेड कन्वर्ट होगा CGPA में, ठीक है। समझ आ गई ना बात की? तो 100 में से आपने नंबर लेने हैं, से 90 80 ग्रेड कन्वर्ट होगा CGPA में, ठीक है। समझ आ गई ना बात की? तो 100 में से आपने नंबर लेने हैं, से 90 80 70, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, दैट नंबर विल बी कन्वर्टेड टू ग्रेड। वो कौन करेगा? वो आपके टीचर करेगा, ठीक है। अब किस नंबर पे क्या ग्रेड मिलता है, ये टीचर टू टीचर वेरी करता है। एक टीचर कहता है मैं 90 पे A+ ग्रेड दूंगा, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एक टीचर कहता है मैं A ग्रेड जो है वो 60 नंबर पे दूंगा, 100 में से 60 नंबर पे दूंगा, ही इज़ परफेक्टली फाइन, आप उसको कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो टीचर टू टीचर ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो है, ग्रेडिंग पॉलिसी जो है वो चेंज होती है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड वाला काम बहुत कम है। जिस तरह आप बोर्ड के पेपर में क्या होता है कि 33% से ज़्यादा होगा तो आप पास हैं, 33 से कम होगा तो आप फेल हैं। यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे तो हो सकता है कि अगर आप 80 नंबर भी लो तो आप फेल हो दो, अब 100 में से 1 नंबर ले लो। एक सब्जेक्ट ऐसा आने वाला है, सीनियर्स इनको बता देना, ठीक है। एक सब्जेक्ट ऐसा आने वाला है जिसमें आप 100 में से 1 नंबर भी लोगे ना तो आप पास हैं। तो आप ये देख रहे हो ना कि यहाँ पे टीचर टू टीचर पे डिपेंड करता है कि वो A ग्रेड या F ग्रेड किस नंबर पे देता है। सो दैट इज़ वाई, इसलिए मैंने वो फोर्थ पॉइंट लिखा है कि टीचर से पहले दिन मिलना बहुत ज़रूरी है। आप टीचर से पूछो मिड टर्म के कितने नंबर हैं, फाइनल टर्म एग्जाम के कितने नंबर हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, कितने मार्क्स पे आप A ग्रेड देंगे, कितने मार्क्स पे आप B ग्रेड देंगे, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं नहीं पूछते, गुमसुम चुपचाप करके बस क्लास में आते हैं, लेक्चर नोट करते हैं, बुतों की तरह बैठते हैं और बुतों की तरह जो है बुत बन के बैठे रहते हैं, बुत बन के बाहर निकल जाते हैं। ये काम आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को पूछो ज़रूर,
आईटीसी लैब 2 लैब्स बुत बन के बैठे रहते हैं, बुत बन के बाहर निकल जाते हैं। ये काम आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप क्वेश्चंस को पूछो ज़रूर। आईटीसी लैब 2 लैब्स हुई हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे आप लोगों ने? बहुत कम। बुत की तरह बैठे रहते हो, बुत की तरह नोट करते रहते हो, कोई मज़ा नहीं आया। फ्रैंकली स्पीकिंग आप लोगों को पढ़ाने में अभी फ़िलहाल कोई मज़ा नहीं आया, कोई इंटरेक्शन, कोई क्वेश्चन आंसरिंग, कुछ भी नहीं। आपसे ज़्यादा तो ये सेशन 2022 के जो सेक्शन डी है, इन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। इसी तरह ये सेशन 21 में जो सेक्शन सी है और ए में से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लैब के दौरान पूछे गए हैं, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। तो अगर याद रख लो, मुझे वो स्टूडेंट्स पसंद है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो कितना ही स्टूपिड क्यों ना हो, क्वेश्चन ज़रूर पूछो। ये ना सोचो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, पता नहीं सर क्या सोचेंगे या मेरे क्लास फेलोज क्या सोचेंगे। इस सोच में पड़ गए तो आप गए। क्वेश्चन ज़रूर पूछो, वरना क्या होगा, वरना क्लास के बाद या लैब के बाद मैं जवाब जो है ज़रूर दूंगा आपको। अगर क्लास या लैब के बाद जवाब ना दे सका तो मैं पर्सनली आपके पर्सनल नंबर पे आपको डीएम करके उसका जवाब दूंगा। मुझे वो बंदा याद रहता है जिसने मुझसे सवाल किया, और मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, चाहे वो 3 दिन बाद हो, चाहे वो 5 दिन बाद हो, 6 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, जवाब ज़रूर देता हूँ। और इसके गवाह जो है ये सीनियर्स हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो डोंट फील शाई इन आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेमेस्टर सिस्टम की समझ आ गई आप लोगों को। तो से फॉर एग्जांपल एक आईटीसी के कोर्स में आपका ग्रेड आ गया है ए, इस्लामियात में आपका ग्रेड आ गया है बी, थर्मोडायनेमिक्स में आपका ग्रेड आ गया है से बी प्लस। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये सारे ग्रेड्स कन्वर्ट हो जाएंगे सीजीपीए में। कैसे? एक फार्मूला है, और वो फार्मूला कहाँ पे है? मेरी जेब में है, दीवार पे लिखा हुआ है, कहाँ पे है बताओ ज़रा। एलएमएस की वेब, पता चला आज को एक मैसेज आया आप लोगों को, एलएमएस वो, ठीक है। तो आज ही एलएमएस की वेबसाइट जो है विजिट करें, lms.uit.edu.pk। वहाँ पे रूल्स, सेमेस्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन है। सबसे बड़ा रूल और रेगुलेशन क्या है? 2 सीजीपीए से कम सीजीपीए नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, वरना क्या होगा, फॉर 2 कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स, 2 कंसेक्यूटिव सेमेस्टर्स में आपका सीजीपीए 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, आप रेलीगेट हो जाओगे, आपको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल में या किसी और डिपार्टमेंट में, ठीक है। सो मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आप में से कोई रेलीगेट ना हो, इसलिए तो मैंने ये सेमिनार रखा हुआ है। सेक्शन बी के जितने भी स्टूडेंट्स बाहर बंक करके चले गए ना, आप देखना 90% वो स्टूडेंट्स वही रेलीगेट होंगे। वो वापस आ गए वैसे नहीं आए, बस वही रेलीगेट होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपके अंदर ये एक इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ ताकि आप मेंटली तौर पे तैयार रहो। और माशाल्लाह आप सब लोग टैलेंटेड हो, आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, तो आप यहाँ पे आए ना। आप लोगों के अच्छे नंबर आए हैं मैट्रिक में, आप लोगों के अच्छा नंबर आए हैं एफएससी में, एंट्री टेस्ट में, इसलिए तो आज आप यहाँ पे बैठे हो। तो ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन अगेन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना ज़रूरी है। तो अगर आपको वेबसाइट का नहीं पता, आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो। आपको शायद लॉगिन और पासवर्ड मिल गया होगा या मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको लॉगिन और पासवर्ड मिल जाए, आपने एलएमएस को ओपन करना है और हर सब्जेक्ट में अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर नहीं करोगे अटेंडेंस नहीं लगेगी, रजिस्टर नहीं करोगे आपका ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा। बात की समझ आ गई आपको? रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, आपका रिजल्ट रुक जाएगा, सेमेस्टर हो सकता है आपका डिले हो जाए। सो जितनी जल्दी हो सके फीस पे करो, एलएमएस पे जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो। वो लोग रजिस्टर कर सकेंगे जिन्होंने फ़ीस पे की होगी, या उनका कोई और, अगर आप स्कॉलरशिप पे हैं या कोई नीड बेस्ड कोई इस तरह का कोई सिस्टम है, तो वो सेमेस्टर सेल जो है वो आपको हैंडल कर ले। सेमेस्टर के सारे रूल्स मुझे नहीं पता, जो मोटे मोटे रूल्स पता है मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज़्यादा सेमेस्टर रूल्स का इल्म किसको है? हमारे डायरेक्टर अंडरग्रेड जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल रहमान काशिफ। कोई भी मसला हो सेमेस्टर से रिलेटेड, कोई क्रेडिट आवर का कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, कोई क्रेडिट आवर का मसला बन गया है, कोर्स का मसला बन गया है, आपने डॉक्टर अब्दुल रहमान काशिफ से मिलना है। अगर वो नहीं मिलते, सेमेस्टर सेल नीचे है, देखा हो आप लोगों ने सेमेस्टर सेल, एडमिशन ऑफिस के बिल्कुल सामने। सेमेस्टर सेल में 2 बंदे बैठते हैं, एक का नाम झांजेब है, एक का नाम एहसन है। तो इन 2 में से किसी एक से भी पूछ लो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट ये नहीं पढ़ सकता, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेमेस्टर सेल में।
मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है, और भी हैं वो भी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर कर दूँगा, ठीक है। सो ये 3 स्टेप्स हैं। 100 में से नंबर लेना है, वो नंबर कन्वर्ट होगा ग्रेड में, वो ग्रेड कन्वर्ट होगा सीजीपीए में। मैक्सिमम सीजीपीए कितना है? 4। मिनिमम वो तो आपको पता है 0 है, तो कोशिश करें 0 ना आए, कोशिश करें 2 ना हो, 2 से कम ना हो, ठीक है। आजकल के ज़माने में जिसका 3 या 3.5 सीजीपीए है बहुत अच्छा है, मेरी नज़रों में बहुत अच्छा है। बल्कि मेरी नज़रों में जिसका 2 या 2.5 सीजीपीए है वो भी बहुत अच्छा है। यू आर वे बेटर दैन दो स्टूडेंट्स जो लम्स में बैठ के, आईटीयू में बैठ के, नस्ट में बैठ के, प्यास में बैठ के, ठीक है, एनईडी में बैठ के 4 सीजीपीए ले रहे हैं। आप उनसे बहुत बेहतर हो। यहाँ के जो 2 सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनसे बहुत बहुत बेहतर हैं, उनके 4 सीजीपीए वाले स्टूडेंट से बहुत बेहतर है ले रहे हैं। आप उनसे बहुत बेहतर हो। यहाँ के जो 2 सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनसे बहुत बहुत बेहतर हैं, उनके 4 सीजीपीए वाले स्टूडेंट से बहुत बेहतर है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये इंडस्ट्री वाले भी कहते हैं, ये जॉब सॉफ्टवेयर हाउसेज वाले भी कहते हैं, ये जॉब प्रोवाइडर्स भी कहते हैं, ठीक है। सो डोंट अपने आप, अगर आपका सीजीपीए 2 आ रहा है, 2.5 आ रहा है या कम आ रहा है, अपने आप को कोसो मत, डोंट फील डिसहार्टेड, बल्कि और मेहनत करो और अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है जी। बात की समझ आ गई है। अभी आप बहुत सारे सेटबैक्स फेस करोगे, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स जो हैं फेस करोगे। वो वाला हार्ट ब्रेक नहीं जो आजकल बाहर चल रहा है, हार्ट ब्रेक इन टर्म्स ऑफ स्टडी, ठीक है। नंबर कम आ गए, अब मैं क्या करूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है। सो यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है। एक सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, साइड पे रखो, मूव ऑन, अगला सब्जेक्ट करो। उसमें भी कम नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको साइड पे रखो। या एक सेमेस्टर में नंबर कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उसको साइड पे रखो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। हो सकता है उसमें आपके अच्छे आ जाएं और ओवरऑल आपके मार्क्स जो हैं अच्छे आ जाएं। एक चीज़ को लेके बैठे ना रहो कि वो देखो वो मेरा मिड टर्म जो है ख़राब हो गया, बस अब क्या करना है, अब आईटीसी की बुक उठानी है, कूड़े में फेंक देनी है, लैपटॉप उठाना है, रद्दी में बेचना है। अक्सर लोग यही करते हैं, आईटीसी में कम नंबर आ गए, लैपटॉप बेच दिया, आईटीसी की बुक जो है रद्दी में फेंक दी, स्लाइड्स जो है उठा के वो दीवार पर फेंक दी या जला दी। आज के बाद हमने आईटीसी पढ़नी नहीं। आईटीसी में वैसे कम नंबर नहीं आते, दूसरे सब्जेक्ट्स में आते। एक मिसाल मैंने दी, ठीक है जी। सेमेस्टर सिस्टम, रोज़ का काम रोज़ करना है, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी ने कोई सवाल करना हो आप कर सकते हो। चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाया सर ने एक चैप्टर पूरा नहीं पढ़ाया। अगर आप गौर से अगर आपने अटेंड किया ना क्लास, आपको पता चले कि सर ने उस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स पढ़ाए होंगे, तो कम से कम दर्जा क्या है? कम से कम दर्जा ये है कि जो सर ने क्लास में पढ़ाया वो ज़रूर कवर करना है आपने घर जाके। कम से कम दर्जा ये है। ये बात की समझ आ गई आपको? और फिर अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए, आप ज़्यादा अगर टैलेंटेड हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मास्टर समझते हो, तो ठीक है, आप बुक्स को डिटेल में पढ़ना शुरू कर दो। एक बुक नहीं तो चलो 2 बुक्स पढ़नी शुरू कर दो, 2 नहीं तो 3 बुक्स पढ़नी शुरू कर दो, वेबसाइट से देखना शुरू कर दो, स्लाइड्स पढ़नी शुरू कर दो, ठीक है। कम से कम दर्जा ये है कि जो सर आपको क्लास में करवाए, चाहे वो आईटीसी हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, जो भी हो, कम से कम वो ज़रूर करो आप, ठीक है। अब मैंने सुना है कि एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 200 क्वेश्चंस मिले हुए हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो कैसे करोगे आप 200 क्वेश्चंस? ये मेरा सवाल है। उस सब्जेक्ट का क्वेश्चंस मिले हुए हैं माशाल्लाह से, ठीक है, तो कैसे करोगे आप 200 क्वेश्चंस? ये मेरा सवाल है। उस सब्जेक्ट का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। तो कैसे करोगे आप? एक स्टूडेंट के लिए 200 क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगेन देखो, वो मेरी पहली वाली बात बीच में आ गई ना, मीट योर टीचर। आप अपने टीचर से मीट करो, उनसे कहो सर ये 200 क्वेश्चंस एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है, हाउ, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। सो मेरा एक मशवरा ये है कि आप ग्रुप स्टडी करो, ग्रुप स्टडी करो, एक अच्छा ग्रुप बनाओ और काम को डिवाइड करो। अगर आपको 200 क्वेश्चंस मिले हुए हैं तो डिवाइड करो, और ग्रुप पे 5 बंदे हैं, 40-40 क्वेश्चंस हर एक को दे दो। आपने 40 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली, आप अपने 40 क्वेश्चंस जो है वो दूसरों को समझाना शुरू कर दो, टाइम बच जाएगा। और याद रख लो, दूसरों को समझाने से आपका अपना कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत होगा। बात की समझ आ गई आपको? टांगे ना खींचो, एक नहीं मैंने आपको नहीं समझाना वरना आप आगे निकल जाओगे, आप टॉप कर लोगे, आपका ग्रेड अच्छा आ जाएगा। ये गलत सोच है, बहुत गलत सोच है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये घटिया सोच है। एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो,
और टीचर बनो। कॉन्सेप्ट हासिल करने के बाद वो कॉन्सेप्ट दूसरों को समझाओ, आपका अपना कॉन्सेप्ट ज़्यादा मजबूत होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स मजबूत होगा। ये असूल मेरा जो है वो याद है। ठीक है जी, समझ आ गई ना बात की। सो यहाँ पे कम से कम दर्जा मैंने आपको बता दिया है। जो टीचर करे क्लास में वही आपने सेम टू सेम ज़रूर घर जाके करना है। ठीक है, मेरे ज़माने में कम से कम दर्जा क्या था, मेरे ज़माने में कम से कम दर्जा ये था कि टीचर की जो बातें थी या टीचर के जो लेक्चर था, टीचर का जो लेक्चर था वो तो हम ज़रूर करते थे, लेकिन एक और चीज़ हम अपने ऊपर फ़र्ज़ करते थे। वो क्या, जो चैप्टर का एंड प्रॉब्लम्स है ना वो हम सारे करते थे, चाहे टीचर कहे या। मेरे सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स थे हम ज़रूर एंड प्रॉब्लम्स करते थे, चाहे टीचर कहे या ना कहे, चाहे एंड प्रॉब्लम 200 हो चाहे वो 500 हो, सारे प्रॉब्लम हम करते थे बैठ के। एग्जाम्पल्स तो करनी ही करनी है, जो मर्जी हो, चाहे टीचर कहे या ना कहे, लेकिन साथ में हम एंड प्रॉब्लम भी करते थे। ये कम से कम दर्जा होता था मेरे ज़माने में। और आजकल के ज़माने में तो माशाल्लाह इतने आप लोग पढ़ाकू हो गए हैं कि अब मुझे ये बताना पड़ रहा है कि कम से कम दर्जा क्या है। कम से कम दर्जा आपके ज़माने में यही है कि आप कम से कम वो बातें ज़रूर पढ़ो जो टीचर क्लास में करवाए, लेक्चर या स्लाइड या जो भी हो वो आपने ज़रूर करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। गर्मी बहुत है, आई नो गर्मी बहुत है, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा बर्दाश्त करें, थोड़ा सा बस और टाइम चाहिए आपका, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मेरा ग्रेडिंग अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मेरा ग्रेडिंग क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको मैं लैब में बता दूंगा वो क्या है। ठीक है, ग्रेडिंग क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, आस्क फॉर हेल्प। किसी भी सब्जेक्ट में या आप कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो स्टडी से रिलेटेड या इवन पर्सनल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे पास आ सकते हो या किसी टीचर के पास जा सकते हो, या सीनियर्स अवेलेबल है आप उनसे हेल्प ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप आराम से बिला झिझक जो है डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब कल जिस तरह मैंने कल एक मैसेज किया था 1 बजे से 4 बजे तक मैं फ्री हूँ, मजाल है कि कोई बच्चा आया हो सवाल पूछने के लिए, मजाल है कि कोई एक भी बच्चा आया हो मेरे फ्री टाइम में, कोई इस तरह की चीज़ चल रही होगी। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प। ठीक है, व्हाट्सएप पे हूँ, अगर आपने फेस टू फेस मिलना है, फेस टू फेस ज़्यादा बेहतर होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फेस टू फेस अगर आप मिलना चाहते हैं, मैंने अपने टाइमिंग्स, इसी तरह ये जो सीनियर्स हैं इन्होंने भी अपने टाइमिंग्स वेबसाइट पे डाल दिए। बात की समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है, निकलने की तैयारी हो रही है आपकी, आप सेक्शन डी से हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमने फ्राइडे को बुलाया और ये आए नहीं, तो आप देख सकते हैं एटीट्यूड और रवैये का मसला। ओके, सो अगर किसी को क्वेश्चन हो हाथ खड़ा करके इजीली आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई क्वेश्चन, कोई आपने कोई प्रॉब्लम हो, कोई आप डिस्कस करना चाह रहे हो। नहीं, मुश्किल है, कर सकते हो, कंप्यूटर और पावर मिक्स पढ़ते हो फिर कर मिक्स पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़ सकते हैं। और कोई सवाल गर्ल्स की तरफ से, कोई सवाल? अभी इंशाल्लाह ये हमारी एक सीनियर आएगी और अगेन वो वही बात करेगी। गर्ल्स की तादाद पहले ही बहुत कम है इलेक्ट्रिकल में, तो आप जुड़ के रहो, मुत्तहिद रहो। ठीक है, वरना बहुत आप नुकसान उठाओगे, स्पेशली सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, अभी वो आके डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई और सवाल हो? यार लैब एक्सपेरिमेंट को छोड़ दो भाई, आईटीसी की बात थोड़ी हो रही है, वो मैं बता दूंगा आपको। कोई जनरल बात करो, आईटीसी के बारे में बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ से सवाल ये आया कि अगर आपने कोई प्रैक्टिस करनी हो तो मज़ीद प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें आईटीसी के हवाले से, तो मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू। कम से कम लैब एक्सपेरिमेंट ज़रूर करो। ठीक है, लैब एक्सपेरिमेंट ज़रूर। लैब एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया तो समझो हम किस फील्ड में हम एक्सपर्टीज़ जो है वो गेन करें, ये आपका सवाल है। थर्ड ईयर में जाके आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने किस फील्ड में जाना है, पावर में जाना है, कंप्यूटर में जाना है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। तो थर्ड ईयर में आके आपसे ये पूछा जाएगा। तो उतनी देर तक आप
आपके अंदर ये आप फैसला कर चुके होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद कि मैंने किस फील्ड में जाना, पावर में जाना है या, लेकिन ये याद रखो अक्सर अक्सर बच्चे जो हैं वो पावर की फील्ड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नंबर ज़्यादा आते हैं। हमारा जो है ट्रेंड जो है वो ये है, चूँकि पावर पावर के सब्जेक्ट्स आसान हैं, ग्रेड अच्छे आते हैं, इसलिए हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो पावर वाली फील्ड में चले जाते हैं। ये वाला काम नहीं करना आप लोगों ने। फील्ड चूज़ करने से पहले एक दफ़ा मुझसे मशवरा कर लेना, ठीक है, फिर कोई एक फील्ड जो है चूज़ कर लेना। और किस सवाल? पर्सनल ग्रूमिंग, वेरी गुड क्वेश्चन। करने से पहले एक दफ़ा मुझसे मशवरा कर लेना, ठीक है, फिर कोई एक फील्ड जो है चूज़ कर लेना। और किस सवाल? पर्सनल ग्रूमिंग, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी आजकल आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, उम्मीद है। होती है वैसे सायरा कम्युनिकेशन स्किल्स में पर्सनल ग्रूमिंग, उम्मीद है वहाँ से, वरना आप डिफरेंट सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे जिससे आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो जाएगी। मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगे, लोगों को से बात करनी आ जाएगी, लोगों को डील करना आपको आ जाएगा, नेटवर्किंग सोशलाइजिंग आपको करना आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे नस्ट में होता है या लम्स में होता है। अगेन इसमें कसूर बच्चों का है। हमारे बच्चों का माइंडसेट ये है कि हमने ग्रेड लेने हैं, हमने हर वक्त बुक्स के आगे बैठना है, हर वक्त हमें आगे बैठना है, हर वक्त हमने मोबाइल फ़ोन के आगे बैठना है, हमने हर वक्त जो है जो लैपटॉप स्क्रीन है उसके आगे बैठना है और काम करते रहना है। इस माइंडसेट की वजह से फिर हमारी पर्सनल ग्रूमिंग नहीं हो पाती। तो अगर आप चाहती है कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हो, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट फर्स्ट। कोई बाहर से बंदा आके आपको चेंज नहीं करेगा, आपने अपने आप को पहले चेंज करना। और कोई सवाल? पर्सनल ग्रूमिंग इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई बात नहीं। कोई और सवाल हो? नहीं, वो आपको बता दिया जाएगा। हाँ, रूल है, थर्ड ईयर में जाके आपने फील्ड एक चूज़ करनी है, ये रूल है। और कोई सवाल? अगेन अगेन देखा, आप सीनियर्स की बातों में आ गए ना। मैंने आपको अभी अभी मैंने समझाया आपको। आप सीनियर्स की बातों को यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद ज्वाइन कर लो, वरना उनके यहाँ से निकाल दो। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद ज्वाइन कर लो, वरना आपका टाइम ज़ाया होगा। मैं आपको मशवरा ये देता हूँ, आप ज्वाइन करके देख लो, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लो। अगर आपका टाइम ज़ाया हो रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। आपने कौन सी फीस दे के ज्वाइन करनी है, ठीक है, समझ आ गई ना बात की। और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो आप सोसाइटी को कंटिन्यू कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। खुद से एक्सपीरियंस करो, ठीक है, खुद से एक्सपीरियंस करो, ठीक है, क्लियर है। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? क्वेश्चंस वाले बच्चे अच्छे लगते हैं मुझे, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। चाहे आप लड़का हो लड़की हो, चाहे आप एलीट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, इससे कोई सरोकार नहीं है मुझे। क्वेश्चन करने वाले बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चंद एक बातें, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, डिफेंड करने वाले बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चंद एक बातें, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में जगह जगह पे, इसी तरह मैप लगा हुआ है जगह जगह पे। अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती है, आपने क्या करना है, ये हमारे जो जो नीचे गार्डन है, लॉन है, उसमें असेंबली पॉइंट एक बोर्ड आई थिंक वो लगा होगा, आपने वहाँ पे जाके जमा होना है, ठीक है। कोई अर्थक्वेक का मसला आ जाता है या कहीं आग लग जाती है, तो आपने बिल्कुल काम रहते हुए और अपने होशो हवास पे काबू रखते हुए, ठीक है, आंखें खोल के कान खोल के आराम से चुप करके आपने असेंबली पॉइंट पे जमा होना है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक बंदा आएगा और वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा और उसके इंस्ट्रक्शन पे आपने अमल करना है, ठीक है। अगर फायर लगती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद है, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल कैसे करते हैं इसकी भी ट्रेनिंग होती है, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। बच्चों के लिए ट्रेनिंग होती है, स्टाफ के लिए भी ट्रेनिंग होती है। आंखों में दर्द, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, ठीक है, सर से गर्मी निकल रही होगी, हीट विल बी यू नो रेडिएटिंग फ्रॉम योर हेड। सो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हमने क्या किया कि फ़र्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल है, जगह जगह पे फ़र्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल है। उसमें डिफरेंट आई थिंक फॉर एग्ज़ाम्पल काम करते हुए आपका ये हिस्सा जो है जल गया,
तो उसके ऊपर क्रीम अवेलेबल है फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर, काम करते हुए कट लग गया, खून निकल आया, उसके लिए बैंडेजेस अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। एक ज़माने में हम पैनाडोल भी रखते थे, पैनाडोल के टैबलेट्स भी रखते थे, लेकिन अब वो हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बड़े डिप्रेस हो जाते थे कोर्स से, स्टडी से, इलेक्ट्रिकल से, तो वो क्या करते थे, वो पूरा पत्ता खा जाते थे, यानी दूसरे लफ्ज़ों में खुदकुशी कर लेते थे, ठीक है। सो एक ये सेफ्टी से रिलेटेड है, बहुत सेफ्टी से रिलेटेड है। वो नहीं बुरा नहीं, दो जुबानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पत्ते पूरे का पूरा पत्ता खा जाते थे और ऊपर चले जाते थे, ठीक है। आप लोगों ने ये काम नहीं करना, ठीक है। अगर इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो टॉक टू समवन, टीचर से बात करो। मैं तो रिकमेंड ये करूँगा, टीचर से बात करो, ही इज़ द एक्सपीरियंस वन। और मैं ये नहीं कहता आप मुझसे बात करो, किसी भी टीचर से बात कर लो, ठीक है। या अगर चलो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप सीनियर से बात करो, अच्छे सीनियर से बात करो। आज मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा अच्छे सीनियर से, अच्छी कैटेगरी वाले सीनियर से, ठीक है, समझ आ गया। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड चंद एक बातें मैंने आपको बता दी है, क्लियर है। और इसके अलावा और सेफ्टी से रिलेटेड क्या हो सकता है, कुछ ट्रेनिंग्स आपको करवा लेंगे, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक, क्लियर। बहुत सारे लोग हॉस्टलाइट्स हैं, होम सिकनेस की कोई दवाई नहीं है, तो ये होम सिकनेस जो है, यू हैव टू लिव विद इट। हो सकता है ये 2 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है ये 1 महीने में ख़त्म हो जाए, हो सकता है ये ख़त्म ही ना हो। और तकरीबन मैं तो कहता हूँ इवन डे स्कॉलर्स को भी होम सिकनेस है। वो कहते हैं 12 बजे लेक्चर ख़त्म हुआ, बस फटाफट ऑरेंज ट्रेन पकड़ो, घर पहुँच जाओ। जबकि हम अपने ज़माने में क्या करते थे, हमें कोई फ्री टाइम मिलता था, हम लैब में जाते थे और अपनी तरफ से खुद से ही सर्किट्स बनाना शुरू कर देते थे, डिज़ाइन करना शुरू करते थे, प्रोजेक्ट्स बनाते थे हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के यूथ में, आजकल के स्टूडेंट्स में ये जज्बा जो है वो नहीं है, ठीक है। आप लोगों के अंदर मैंने ये देखा है, अभी भी अभी से ही आपने ये शुरू कर दिया ये आदत, लेक्चर जैसे ही ख़त्म घर भाग जाते हो, पता नहीं घर में क्या करते हो, कोई आपने हांडी पकानी है, कोई आपने बर्तन धोने हैं, कोई सफाई करनी है, आलू टमाटर प्याज लेके आने हैं, पता नहीं क्या आप लोगों ने करना है। अब आप लोग यूनिवर्सिटी में आ चुके हो, स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द यूनिवर्सिटी, अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं, अच्छे काम। अब आप लोग यूनिवर्सिटी में आ चुके हो, स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द यूनिवर्सिटी, अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में स्पेंड करो, ठीक है। लैब के अंदर जाओ, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसको लैब में जाकर करने की कोशिश करो। अगेन ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूँगा। सो हॉस्टल लाइफ, इसके बारे में हॉस्टलाइट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे आपको। आई नो हॉस्टल का खाना जो है वो अच्छा नहीं है, हर रोज़ चावल पकते हैं, हर रोज़ चिकन पकती है। अभी आपको अच्छा लग रहा है ना, अभी 2 महीने बाद आपसे पूछूंगा तो आप फिर मुझे बताना, ठीक है। इसी तरह कैफेटेरिया का खाना भी बस ठीक है, गुजारा है, नॉर्मल है, आपने गुजारा करना है, क्या कर सकते हैं। कोशिश हमारी होगी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो हॉस्टल वालों को सबसे बड़ा मसला होम सिकनेस का है, यू हैव टू लिव विद इट। घर का खाना याद आता है, घर वाले याद आते हैं, यू हैव टू लिव विद इट, ठीक है। और सबसे बुरी आदत जो मुझे लगती है हॉस्टलाइट्स की, हर हफ्ते जो है ना घर चले जाते हैं, हर हफ्ते घर चले। यार आप घर क्यों जा रहे हो, वैसे पेट्रोल जो है उसकी कीमत बढ़ गई है, टिकट्स का किराया और ये वो सब कुछ बढ़ गया है, क्यों आप लोग हर हफ्ते घर जाते हो। आराम से इधर हॉस्टल में बैठो, ग्रुप स्टडी करो, काम करो, लैब का काम करो, थ्योरी का काम करो, जहाँ मौका मिलता है फटाफट आप बस की टिकट कराते हो और घर चले जाते हो। ये बहुत मुझे जो है ना ये आदत बुरी लगती है। लेकिन अगेन मुझे चाहे बुरी लगे या ना लगे, आपने करना एंड पे वही है, आपने घर चले जाना, ठीक है। सो ये हॉस्टलाइट में मैंने ये एक बुरी आदत देखी है, एंड आई नो, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ होम सिकनेस है आपको, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए हो, अब फोकस करो यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, समझ आ गए ना बात की। सो हॉस्टलाइट्स के मजीद हॉस्टल के बारे में हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हॉस्टलाइट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेरी बिग थिंग, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, ठीक है। क्रिस्टल, मैथ, शीशा, हेरोइन, कोकेन, इस तरह की चीज़ें, इससे दूर रहो। वेरी बिग थिंग, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, ठीक है। क्रिस्टल, मैथ, शीशा, हेरोइन, कोकेन, इस तरह की चीज़ें, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, ठीक है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ड्रग्स का इतना मसला नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में है, लाइक NCA है, लम्स है, वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा मसला है। लेकिन स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स ड्रग्स करना क्यों शुरू करते हैं, भाई ये फैशन है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी के आगे नंबर टांकने के लिए,
किसी के नोटबुक में अच्छा बनने के लिए, फैशन के लिए, फैशन के तौर पे हम ड्रग्स शुरू करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ड्रग्स क्यों करते हैं? डिप्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से। तो इसलिए मैं आप लोगों सबको यही मशवरा देता हूँ, चाहे आपको डिप्रेशन हो, चाहे आपको फैशन का कीड़ा हो, दोनों सूरतों में आपने क्या करना है? ड्रग्स से बचना है। ठीक है, आजकल बहुत दो ड्रग्स बहुत आम है। ठीक है, बहुत बहुत नुकसान है, इससे ज़रूर बचना। ठीक है, वैसे भी हमारे यूनिवर्सिटी वाइड पॉलिसी है, ड्रग्स करते हुए जो पकड़ा गया, एक्सपेल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, स्ट्रेट अवे एक्सपेल। ठीक है, तो जगह जगह आपने नोटिस देखे होंगे, ड्रग्स नॉट अलाउड इन द होल यूनिवर्सिटी। ठीक है, बचना हमें ज़रूर है। ठीक है, इवन मैं तो कहता हूँ सिगरेट भी ना पियो, सिगरेट से भी बचो, ये मेरा मशवरा है। तो अगर कोई सिगरेट पीता है, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, अगर वो पीते हैं तो प्लीज़ सिगरेट से बचो। ठीक है, क्लियर है? ड्रग्स के बारे में इतना बता दूँ। डाइट का खास ख्याल रखो, डाइट का खास ख्याल रखो। डाइट अच्छी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, पढ़ाई वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, KFC, पापा जॉन, जॉन पापा जो भी है, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, ये रोज़ रोज़ ना खाओ। कभी कभी ठीक है, ओके इट्स ओके। रोज़ रोज़ ना खाओ, कभी कभी ठीक है, ओके इट्स ओके, लेकिन रोज़ रोज़ ये ना करो ये काम। ठीक है, ये जंक फूड्स जो है ये नुकसानदेह है। सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, ठीक है, नट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, दूध पियो, मछली खाओ, गोश्त का यानी इंतज़ाम करो, जो भी अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जो यूथ है वो ज़रा दूसरी तरफ लगे हुए हैं, पिज़्ज़ा, शवारमा, स्टिंग, रेड बुल, कोक, स्प्राइट, पेप्सी, इस तरह की चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सो डाइट का खास ख्याल रखोगे कि नहीं रखोगे ख्याल? ठीक है, कोई जज्बा नहीं है, रखोगे कि नहीं रखोगे? लड़कियों की तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, यानी लड़कियां जो है शदीद डीमोटिवेटेड हैं, शदीद। और वेरी इंपॉर्टेंट, हर हफ्ते, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो संडे हो, वो वीकडेज भी हो सकता है। ठीक है, आप सब लोगों को मशवरा मेरा यही है। अगेन रिमेंबर वन थिंग, ए ग्रेड हासिल करने के लिए या 4 CGPA हासिल करने के लिए 24 आवर्स 7 डेज अ वीक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमाकत है, हमाकत है ये। ठीक है, अगर आप वर्क हार्ड बट स्मार्ट, ये याद रख लो, वर्क हार्ड बट स्मार्ट। ठीक है, कोशिश करो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो जाए। ठीक है, और एक दिन ज़रूर छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये आपको ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन ज़रूर यूनिवर्सिटी से छुट्टी करो, क्लास से छुट्टी करो या लैब से छुट्टी करो, लैब और क्लास ज़रूर अटेंड करनी है। ठीक है, तो सैटरडे संडे में से कोई एक दिन ऑफ के लिए ज़रूर रखो आप, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, आपकी बॉडी को दोबारा आपकी बॉडी जो है री एनर्जाइज हो जाए, आप काम करना जो है, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, आपकी बॉडी को दोबारा आपकी बॉडी जो है री एनर्जाइज हो जाए, आप काम करना जो है शुरू करो। मिड टर्म एग्ज़ाम में कोई छुट्टी नहीं है, ये याद रख लो, मिड टर्म एग्ज़ाम में कोई छुट्टी नहीं है। इसलिए लिहाजा जितना आपने पढ़ लिया बस ठीक है, जितना अपनी तैयारी की है। इसलिए देखो क्लास में आना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लास में बैठ के आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लेते हो, इट्स इनफ। ठीक है, क्लियर? उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? अब मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स पे चेहरों पे नागवारी के असरात नज़र आ रहे हैं, वो बेचैन हो रहे हैं यहाँ से निकलने के। मैं भी बेचैन हो रहा हूँ यहाँ से निकलने में, गर्मी बहुत है, क्या करें। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, आ नहीं सका ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे जो सीनियर्स हैं ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, और आप भी उनसे जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, ताकि हवा का गुजर हो, खिड़कियाँ खोल सकते हैं ये इसको नीचे कर सकते हैं आप चाहें तो फिज़िकल एक्टिविटी करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करो, जिम करो, जॉगिंग करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। चलिए फटाफट आ जाएं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बड़े बेचैन हो रहे हैं, आ जाएं फिर, आ जाएं जल्दी करें, आ जाएं।
फाइनल में छुट्टियां हैं, फाइनल में एक छुट्टी, मैक्सिमम एक छुट्टी होगी। प्रेप लीव नहीं है, बीच में एक छुट्टी होती है, अगर किसी ने मुझसे कोई बात करनी हो सेशन के एंड पे, आई एम अवेलेबल। कोई आपने कुछ इशू डिस्कस करना हो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।